अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1908 के पार्ट 2 में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम एज वेल एज द एग्जाम ऑफ जुडिशरी एंड द प्रैक्टिस एज वेल। सो this video is going to be very helpful for all of you. सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 कहता है डिसमिसल ऑफ सूट ईटीसी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया गया है या कोई अपील प्रेफर की गई है या कोई एप्लीकेशन दी गई है, लिमिटेशन का पीरियड जो है वो उसके ख़त्म होने के बाद, तो जनरल रूल लिमिटेशन का यही होता है कि अगर लिमिटेशन का पीरियड ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो उसके बाद अगर कोई भी सूट आप इंस्टीट्यूट करेंगे, कोई अपील देंगे या कोई एप्लीकेशन देंगे तो वो डिसमिस की जाएगी। ये था सेक्शन 3। उसके बाद आगे चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 कहता है कि वेयर कोर्ट इज क्लोज्ड व्हेन पीरियड एक्सपायर्स। जब लिमिटेशन का पीरियड किसी ऐसे दिन पे एक्सपायर होता है जब कोर्ट जो है वो क्लोज होती है किसी छुट्टी की वजह से, मसलन संडे है या कोई ऑफिशियल छुट्टी है, तो उस दिन अगर लिमिटेशन का पीरियड एक्सपायर होता है तो उस सिनेरियो में या उन सर्कमस्टेंसेस में हम क्या करेंगे। तो सेक्शन 4 कहता है वेयर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन prescribed for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day that the court reopens. सेक्शन 4 ये कहता है कि जब किसी ऐसे दिन पे लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सपायर होता है जिस दिन कोर्ट बंद होती है, तो आप क्या करेंगे, जिस दिन कोर्ट दोबारा रीओपन होगी उस दिन जो है वो आप अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या अपनी अपील प्रेफर कर सकते हैं या एप्लीकेशन दे सकते हैं। यही कहता है सेक्शन 4। उसके बाद सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो लिमिटेशन का पीरियड है वो एक्सटेंड होता है, वो एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। अब वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस या केसेस हैं जिनमें एक्सटेंशन हो सकती है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर अ रिवीजन और अ रिव्यू ऑफ जजमेंट or for leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable by or under any enactment for the time being in force may be admitted after the period of limitation prescribed therefore when the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. Section 5 ये कहता है कि कोई भी अपील है या एप्लीकेशन है किसी जजमेंट के रिवीजन के लिए या रिव्यू के लिए, या कोई एप्लीकेशन है लीव लेने के लिए, ठीक है, कोर्ट से, या और कोई भी दूसरी एप्लीकेशन है जहाँ पे यह सेक्शन एप्लीकेबल होता है किसी भी लॉ के तहत, तो वो एडमिट की जा सकती है लिमिटेशन के पीरियड के बाद भी, अगर अपीलेंट या एप्लीकेंट कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि उनके पास अपील प्रेफर ना करने का या एप्लीकेशन ना देने का कोई सफिशिएंट काज था। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो इन ग्राउंड्स पर उनको एक्सटेंशन मिल सकती है। एक्सप्लेनेशन देता है द फैक्ट दैट द अपीलेंट और एप्लीकेंट वाज मिसलेड बाय एनी ऑर्डर, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period of limitation may be sufficient cause within the meaning of this section. एक्सप्लेनेशन में कहता है कि ये फैक्ट कि अपीलेंट या एप्लीकेंट लिमिटेशन का जो पीरियड है उसे एसर्टेन करने में या कंप्यूट करने में हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट की वजह से मिसलीड हो गया था, यानी कि उसे पता नहीं चल सका था, वो मिसलीड हो गया था, और ये इस सेक्शन के तहत ये जो अपना रीज़न है ये एक सफिशिएंट काज माना जाएगा इस सेक्शन के तहत। ये है सेक्शन 5।
उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ, जो कि डील करता है लीगल डिसेबिलिटी। यानी लीगल डिसेबिलिटी के केस में भी हमें एक्सटेंशन मिल सकती है, या एक्सटेंशन तो नहीं मिलेगी हमें, बट हम जो है वो जब वो लीगल डिसेबिलिटी जहाँ से सीज होगी वहाँ से जो है वो हम अपना सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 6 की तरफ चलते हैं, जो कि डील करता है लीगल डिसेबिलिटी से। आइए सेक्शन 6 की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। Where a person entitled to institute a suit or proceeding or make an application for the execution of a decree is at the time from which the period of limitation is to be reckoned, a minor or insane or an idiot, he may institute the suit or proceeding or make the application within the same period after the disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time prescribed therefore in the third column of the first schedule or in section 48 of the Code of Civil Procedure 1908. So friends, section 6 बात करता है लीगल डिसेबिलिटी की। सेक्शन 6 के तहत कोई भी पर्सन जो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एंटाइटल्ड है, या कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करने के लिए एंटाइटल्ड है, या कोई एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, यहाँ पे जो भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा या प्रोसीडिंग की जाएगी या कोई भी एप्लीकेशन दी जाएगी, वो होगी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये सेक्शन कहता है कि जहाँ से जिस दिन से लिमिटेशन का पीरियड जो है वो रिकन किया जाएगा, यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा, अगर उस वक्त वो बंदा, वो पर्सन माइनर है, इंसेन है या इडियट है, तो वो बंदा या वो पर्सन जब उसकी ये जो डिसेबिलिटी है जब सीज हो जाएगी, वहाँ से ये अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, या प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है, या एप्लीकेशन दे सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 6 ये एक्सटेंशन दे रहा है कि जो डिसेबिलिटी का पीरियड है उसे जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे ही वो बंदा रिकवर हो जाएगा डिसेबिलिटी से, तो वो एंटाइटल्ड होगा अपना सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, और एज द केस में बी ही कैन प्रेफर एंड अपील और मेक द एप्लीकेशन। उसके बाद सबसेक्शन 2 है सेक्शन 6 का, देखते हैं वो क्या कहता है। Where such person is at the time from which the period of limitation is to be reckoned affected by two such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the same period after both disabilities have ceased, as would otherwise have been allowed from the time so prescribed. सबसेक्शन 2 यही कहता है कि जिस टाइम से वो बंदा, यानी जिस वक्त वो पर्सन एक डिसेबिलिटी से रिकवर होता है, तो उसको कोई दूसरी डिसेबिलिटी जो है वो अफेक्ट कर लेती है, यानी कि उसको कोई दो डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो जैसे ही वो अपने दोनों डिसेबिलिटीज़ से रिकवर होगा या उसकी डिसेबिलिटीज़ सीज होंगी, तो वो अपना सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या अपील प्रेफर करने के लिए जो है वो एंटाइटल्ड होगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है, सबसेक्शन 3 says where the disability continues up to the death of such person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so prescribed. Subsection 3 says कि जब डिसेबिलिटी उस बंदे की डेथ तक कंटिन्यू रहती है, जो बंदा डिसेबिलिटी का शिकार था, जो डिसेबल था, डिसेबिलिटी की वजह से जो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एबल नहीं था, अगर वो डिसेबिलिटी उसकी डेथ तक कंटिन्यू रहती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एंटाइटल्ड होगा सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या एप्लीकेशन देने के लिए उसकी डेथ के बाद। Subsection 4 says where such representative is at the date of the death affected by any such disability, the rules contained in subsections 1 and 2 shall apply. Subsection 4 ये कहता है कि जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो भी मरने वाला है, इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव इज़ आल्सो गोइंग टू डाई, या उसे भी कोई डिसेबिलिटी ने जो है वो अफेक्ट किया है,
तो जो रूल्स, जो प्रोविजंस सबसेक्शन 1 और 2 में कंटेंट है वो उन केसेस में अप्लाई होंगी। उसके बाद सेक्शन 7 की तरफ चलते हैं, जो कहता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और एप्लीकेंट्स। यानी जहाँ पे सेवरल प्लेंटिफ्स हैं या एप्लीकेंट्स हैं और उनमें से कोई एक जो है वो डिसेबल है। बैरड लैंग्वेज पढ़ते हैं, where one of several persons jointly entitled to institute a suit or proceeding or make an application for the execution of a decree is under any such disability, and a discharge can be given without the concurrence of such person, time will run against them all. But where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others, or until the disability has ceased. सेक्शन 7 ये कहता है कि जहाँ पे सेवरल प्लेंटिफ्स या सेवरल पर्सन्स जो कि जॉइंटली एंटाइटल्ड हैं सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या प्रोसीडिंग करने के लिए या एप्लीकेशन देने के लिए डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, और अगर उनमें से कोई एक बंदा जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार है, ही इज़ अंडर एनी सच डिसेबिलिटी, और अगर उसकी कॉन्क्रेंस के बगैर कोर्ट जो है वो कोई फैसला दे सकती है, या जो उसकी कॉन्क्रेंस के बगैर यानी कि प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो सकती है, तो टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। तो बकाया जो भी प्लेंटिफ्स या एप्लीकेंट्स हैं, टाइम उनके खिलाफ रन करेगा। बट जहाँ पे या जिस केस में डिस्चार्ज जो है वो उस बंदे के बगैर नहीं दी जा सकती, तो टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम। तो टाइम उनके खिलाफ रन नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा रिकवर ना हो जाए या कैपेबल ना हो जाए डिस्चार्ज देने के लिए, या जब तक कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज नहीं हो जाती। उसके बाद सेक्शन 8 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 8 बात करता है स्पेशल एक्सेप्शंस की। नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 applies to suits to enforce rights of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby, the period within which any suit must be instituted or application made. सेक्शन 8 ये कहता है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन के जो भी सूट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए उन पे अप्लाई हो। और सेक्शन 6 और 7 में जो बात की गई है डिसेबिलिटी के हवाले से, यानी जब डिसेबिलिटी जो है वो सीज हो जाएगी तो उस वक्त से लेकर जो लिमिटेशन का जो पीरियड होगा, या अगर कोई बंदा डिसेबिलिटी की वजह से उसकी डेथ हो गई है तो उनके पास जो लिमिटेशन का पीरियड होगा वो होगा 3 इयर्स। यानी कि 3 इयर्स के अंदर, 3 साल के अंदर वो कोई भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 9 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to sue stops it. सेक्शन 9 ये कहता है कि जहाँ पे एक मर्तबा लिमिटेशन का पीरियड स्टार्ट हो गया तो बाद में वो किसी भी डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी की वजह से रुकता नहीं है। इफ वंस टाइम कंटिन्यू टू रन्स इट नेवर स्टॉप्स। ये था सेक्शन 9। उसके बाद सेक्शन 10 की तरफ चलते हैं, जो कि बात करता है सूट्स अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 10 की बेयरड लैंग्वेज पढ़ते हैं। Notwithstanding anything herein before contained, no suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose, or against his legal representatives or assigns, not being assigned for valuable consideration, for the purpose of following in his or their hands such property or the proceeds thereof, or for an account of such property or proceeds, shall be barred by any length of time। तो कोई भी पर्सन जिसको कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या असाइन है, तो उनके लिए जो सूट हैं उनमें जो है वो देयर इज़ नो लेंथ ऑफ टाइम। उनके लिए, उनके खिलाफ जो भी सूट होंगे उनमें कोई भी जो है वो टाइम लिमिट नहीं होगी। देयर शैल बी नो एनी लेंथ ऑफ टाइम
in the suits against express trustees and their representative। ये था सेक्शन 10। उसके बाद सेक्शन 11 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 11 talks about suits on foreign contracts। Suits instituted in Pakistan on contracts entered into a foreign country are subject to the rules of limitation contained in this act। Subsection 2. No foreign rule of limitation shall be a defense to a suit instituted in Pakistan on a contract entered into a foreign country unless the rule has extinguished the contract and the parties were domiciled in such country during the period prescribed by such rule। सेक्शन 11 ये कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो फॉरेन कंट्री में किए गए हैं और उनका सूट पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट किया गया है, तो वो जो सूट्स हैं उनके जो लिमिटेशन एक्ट है 1908 का, उनकी जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होगी। कोई भी फॉरेन जो लॉ है लिमिटेशन का वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप this will be helpful for all of you।